सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, एक तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है ना। ये आपका क्या है, खजाना वीडियो है, जिसमें अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो इस यूनिट को अपन कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं अपन यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से वीडियो को देखना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक से यूनिट नंबर 2 में इसमें सबसे पहला टॉपिक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, सिंपल से समझो। आपने कोई सा सॉफ्टवेयर बनाया है ना, अब वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा, ये है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब क्या काम करना है, कुल मिला के ये चीजें वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, है ना। सो वही चीज यहाँ पे होने वाली है। देखो अपन सिंपल से सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, किसको, सिस्टम को। अब सिस्टम से यहाँ पे मतलब है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो, है ना, किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोडक्ट है, उसी को हम सिस्टम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, दे डिस्क्राइब द बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। तो ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, इसके बिहेवियर को बताता है, किसके, सिस्टम के। उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट्स है कुछ, वो देखो यहाँ पे। सो सबसे पहला की पॉइंट्स यहाँ पे, फोकस ऑन स्पेसिफिक फीचर्स और टास्क। ये स्पेसिफिक फीचर्स और यहाँ पे टास्क पे फोकस करता है ना। देन उसके बाद है डिफाइन इनपुट्स आउटपुट एंड प्रोसेस। 3 चीजों को बताता है ये कौन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इनपुट, देन प्रोसेस और लास्ट में यहाँ पे आउटपुट। तो इनपुट कौन देगा, यूजर देगा। प्रोसेस अपना सिस्टम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट कुछ ना कुछ करके देगा, है ना। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे कुछ जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसमें इनपुट कैसे देगा यूजर। तो सिंपल सी बात है, मान लो हमने कोई सा यहाँ पे कैलसी बनाया है, कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है। तो अब वो डिजिटल है, अब उसमें कुछ ना कुछ आप इनपुट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, कुछ कैलकुलेशन चाहिए, है ना, कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है। आपने यहाँ पे 1 + 2 लिखा, तो अब देखो आपने लिखा क्या, 1 + यहाँ पे 2। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करोगे, सिस्टम प्रोसेस करेगा। जब जैसे ही सिस्टम प्रोसेस कर लेगा, फिर इसका आंसर आपको दे देगा। क्या दे देगा, 1 2 नहीं, 1 2 थोड़ी देता है, 3 देगा ना, है ना। तो 3 आपको आंसर दे देगा। क्लियर है। सो इस तरीके से अपना कुल मिला के ये वर्क करता है। सो ये है अपना क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर, जैसा मैंने बताया। उसके अलावा चेंज व्हेन यूजर नीड चेंज, मतलब अगर देखो यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो सिंपल सी बात है, सिस्टम भी चेंज होगा, 100% चेंज होगा। ये चीज यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे कि यूजर कैन लॉग इन टू द सिस्टम। यूजर लॉग इन कर सकता है यहाँ पे सिस्टम में। ये भी इनपुट ही दे रहा है ना। लॉग इन कैसे करेगा, कुछ ना कुछ अपना मोबाइल नंबर डालेगा या फिर मेल वगैरह डालेगा, कुछ तो डालेगा ना उसके अंदर, तो वो इनपुट देगा, फिर प्रोसेस करेगा, लास्ट में लॉग इन हो जाएगा, तो ये आउटपुट हो गया। ये होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, सिस्टम कैन ऐड डिलीट और अपडेट डेटा। तो सिस्टम क्या करेगा, ऐड करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा डेटा को। ये चीज कर सकता है ना, अगर हम उसमें और भी फंक्शंस वगैरह ऐड करते जा रहे हैं तो, ठीक है, वो चीज होती है। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम जनरेट रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। एंड इसके अलावा लास्ट हो जाएगा अपना यहाँ पे, यूजर कैन सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। तो यूजर रिकॉर्ड वगैरह भी सर्च कर सकता है। ठीक है, सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके नीचे अपन यहाँ पे इसका सिंपल से एक डायग्राम है, तो ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो। इसमें 3 चीज होती है, मैंने बोला। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है अपना यहाँ पे आउटपुट। ये 3 चीजों से मिलकर अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनता है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में। सो ये है यहाँ पे साइड में देखो, ये है अपना यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये बताता है कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस। ये कौन बताता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो ध्यान से देखो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन हाउ वेल द सिस्टम शुड वर्क्स। मतलब जो अपना सिस्टम है, कोई सी भी एप्लीकेशन है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ये बताता है कौन, अपना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, है ना। दे डिस्क्राइब द क्वालिटी और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये क्वालिटी बताता है सिस्टम की, कंस्ट्रेंट्स बताता है सिस्टम की, है ना। अब की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहला है फोकस ऑन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो ये परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है। उसके अलावा यहाँ पे डिफाइन सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड लिमिट्स, मतलब
लिमिटेशंस क्या क्या है सिस्टम की, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये चीज भी कौन बताता है अपने यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद थर्ड हो जाएगा डू नॉट डिस्क्राइब स्पेसिफिक फंक्शंस। अब यहाँ पे कोई से भी स्पेसिफिक फंक्शंस को नहीं बताता ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये क्या बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है ना, बल्कि यहाँ पे कोई फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं करेगा ये, क्योंकि फंक्शन को कौन करेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो यूजली स्टेबल डू नॉट चेंज ऑफ्टन, तो यहाँ पे ये यूजली क्या होता है, स्टेबल ही होता है ना। सो सिंपल से इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वालिटी स्पीड है, जैसा रहेगा वैसे ही वर्क करेगा, है ना, जैसा आपने बनाया होगा इसको। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो सिस्टम शुड बी फास्ट, सिस्टम क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। सिस्टम शुड हैंडल मैनी यूजर्स, एक साथ बहुत सारे यूजर्स को वो क्या कर सके, हैंडल कर सके, ये होना चाहिए। नीचे देखो इसका ये डायग्राम है, इस तरीके से मस्त आप डायग्राम बना के आ सकते हो। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वालिटी फैक्टर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों की मीनिंग आपको पता है। ये परफॉर्मेंस क्या होती है, स्पीड होती है। सिक्योरिटी क्या, सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना। यूजेबिलिटी मतलब बहुत ही आराम से कोई भी यूजर उसको यूज कर सके। यहाँ पे रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा अपन उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये होती है रिलायबिलिटी। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, किस तरीके से वो आगे चल के वर्क करेगा, है ना, आगे चल के कोई दिक्कत ना है, वो है कितना लंबा चलेगा। अवेलेबिलिटी मतलब अब जो भी चीज़ें अपन को यहाँ पे यूज़ करना है उसमें, वो उसमें अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, मतलब यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं या फिर नहीं है, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी, है ना। सो क्या डिफरेंस लिख सकते हैं अपन। सबसे पहली बात अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या बताता है कि डिफाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू, उसको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बताता है, यहाँ पे डिफाइन हाउ वेल द सिस्टम शुड वर्क्स, किस तरीके से उसको काम करना चाहिए, है ना। ये अपनी दो चीजें यहाँ पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब उसके अलावा यहाँ पे फोकस किस चीज पे फोकस करता है, ये मैंने फोकस करता है यहाँ पे फीचर्स पे और यहाँ पे फंक्शंस पे, टास्क पे, ठीक है, कौन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पे क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जो कंडीशन, लिमिट्स वगैरह है ना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे उसके ऊपर, है ना। अगर कोई लिमिटेशंस है तो उस पर फॉलो करना चाहिए उसको, है ना, वो है कंस्ट्रेंट्स, राइट। फिर उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज और यहाँ पे क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है सिस्टम की। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर यानी प्रोडक्ट, है ना। एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, इसमें एग्जांपल्स देखो तो अपन लॉगिन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, है ना, जनरेट कर रहे हैं रिपोर्ट वगैरह, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। नॉन फंक्शनल में स्पीड, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, नॉन फंक्शनल के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो स्पेसिफिक टू द सिस्टम, है ना, यहाँ पे। और इसकी टाइप्स की बात करें तो जनरल टू द सिस्टम, राइट। फिर यहाँ पे चेंजेस की बात करें तो इसमें चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो अपन यहाँ पे देखो आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, बट इसमें चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि स्पीड, क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है वो तो वैसी ही रहेगी सिस्टम की जैसी है, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्टेंस की बात करें तो टेल्स व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, मतलब ये बताता है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, है ना। फिर ये बताता है कि कैसे करना चाहिए, ठीक, किस तरीके से वो बेटर हो सकता है। सिंपल है, दो चीज आपको समझ में आ गई, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, रिमेंबर। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, पहली बात फंक्शनल भी इंपॉर्टेंट है, नॉन फंक्शनल भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कि विदाउट फंक्शनल सिस्टम इज अनलेस, मतलब बिना यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के सिस्टम कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब देखो मैंने एक सिस्टम बनवाया, मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया जो क्या करता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करता है ना, कैलकुलेशन करता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करता है। मान लो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अब मान लो वो सॉल्व कर ही नहीं रहा है, तो फिर बनाने का क्या मतलब है, वही तो है, फंक्शन वर्क ही नहीं कर रहा तो बनाने का क्या मतलब है ना। अब उसके अलावा मान लो अब यहाँ पे अगर बात करें नॉन फंक्शनल की, वर्क तो कर रहा है वो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है या फिर उल्टी सीधी कैलकुलेशन दे रहा है मुझे, तो फिर क्या मतलब। इसलिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा फंक्शनल भी मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फंक्शन वर्क अच्छे से करना चाहिए। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट सोर्सेज के बारे में, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स के बारे में। सो दो चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट सोर्स समझ लेते हैं पहले क्या होता है।
है ना, आराम से समझते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। रिक्वायरमेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये मेरा यहाँ पे एक क्या है सॉफ्टवेयर है, ये मैंने मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रखूंगा कंपनी को, है ना, क्या क्या उसको बोलूंगा कि मुझे क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए है, तो वो से बोलते हैं हम रिक्वायरमेंट सोर्सेस। तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगी कंपनी वालों को, वो चीज है अपनी रिक्वायरमेंट सोर्स। ठीक है, सो ये सिंपल सा आपको समझ के चलना है। सो सबसे पहली बात, कस्टमर और यूजर्स हैं, कस्टमर या फिर यूजर, बात तो एक ही ना। तो जो उसको यूज कर रहा है उससे रिक्वायरमेंट्स मिलेगी, पहली बात तो, है ना। तो जो भी कस्टमर है या फिर जो भी यूज करेगा उसको, उससे रिक्वायरमेंट्स मिलेगी, भाई उसको क्या क्या चाहिए उसके अंदर। तो पहला तो वो हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का मतलब होता है ऐसे यूजर जो उसको डेली यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो एस्ट्रोटॉक ऐप है ना, एडवर्टाइजमेंट आती है ना एस्ट्रोटॉक ऐप की बहुत ज्यादा। तो एस्ट्रोटॉक ऐप है, तो मान लो कोई पर्सन है उसको डेली यूज कर रहा है, ठीक है, उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, डेली पूछ रहा है ये क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ठीक है, वो डेली पूछ रहा है। तो वो हो गया एंड यूजर, मतलब जो डेली यूज कर रहा है। तो उससे रिक्वायरमेंट्स लेंगे, भाई क्या है, वो यहाँ पे क्या बोलेगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे कि ये चीज और इसके अंदर इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड करो, ऐसा, है ना। अब इसके अलावा स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे मान लो कोई सा भी एप्लीकेशन है, तो उसका जो मैनेजर है जो उसको बनवा रहा है, इसके अलावा जो इन्वेस्टर है जिसने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, इसके अलावा जो यूजर है, जो यहाँ पे सप्लायर है, जो भी कोई भी चीज उसमें सप्लाई कर रहा है, तो ये सारे मिलके ही स्टेक होल्डर कहलाते हैं। स्टेक होल्डर कोई एक पर्सन नहीं है ना। ये सिंपल सा आपको समझ के चलना है। तो वो भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे अलग अलग टाइप से। उसके अलावा यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल हु नो द प्रॉब्लम एरिया वेल। मतलब डोमेन एक्सपर्ट मतलब ऐसे बंदे जिनको बहुत ही अच्छे से पता है कि एक्चुअल में उस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, जिस भी चीज से रिलेटेड तुम यहाँ पे बना रहे हो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बंदों से अपन यहाँ पे क्या लेंगे, रिक्वायरमेंट्स लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स, मैनुअल्स हैं, यहाँ पे फॉर्म्स हैं, ओल्ड सिस्टम डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें चेक करेंगे, वहां से हम रिक्वायरमेंट उठाएंगे। तो ये है क्या, रिक्वायरमेंट सोर्सेस, है ना। उसके अलावा यहाँ पे देखो लॉ और यहाँ पे रूल्स। अब लॉ और रूल्स होता क्या है, मतलब जो लीगल यहाँ पे लॉज वगैरह हैं, है ना, और यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो किसी रूल को यहाँ पे ब्रेक तो नहीं कर रही। अगर किसी रूल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें उसको हटाना पड़ेगा, ये चीज है। तो वहां से हम सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। इस तरीके से देखो आप डायग्राम बना सकते हो। ये मैंने सारी चीजें बना दी है। बीच में लिखना है यहाँ पे कि रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सोर्सेस, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिख देना आप कस्टमर, यूजर, है ना। यहाँ पे जैसे ये एंड यूजर, स्टेक होल्डर, डोमेन एक्सपर्ट, फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लॉज, रूल्स। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से बना सकते हो। डायग्राम हमेशा बनाना, कोई सा भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए, डायग्राम ऑलवेज मैंडेटरी है। अगर आप डायग्राम बनाओगे बहुत ही मस्त नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये है अपनी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। तो अब ये भी सेम चीज है कि अपन यहाँ पे किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं यूजर से, ये भी वही सेम चीज है, बट इसमें कुछ फिक्स होता है। यहाँ पे देखो एलिसिटेशन टेक्निक्स, मतलब कुछ फिक्स टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू रिक्वायरमेंट्स ली जाती है ना। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे है देखो इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स का मतलब होता है आमने सामने बैठ के बात की जाती है कि भाई क्या तुम्हें रिक्वायरमेंट चाहिए, वो यहाँ पे क्या कहलाती है, इंटरव्यूअर्स रिक्वायरमेंट्स कहलाती है, ठीक है। ये टेक्निक है पहली टेक्निक अपनी ये हो गई। सेकंड टेक्निक क्या है यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चनियर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैं एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं एक फॉर्म दूंगा, ये मैंने फॉर्म दिया, इसमें गिनती के कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जगह होगी, है ना, ये क्वेश्चन में जगह है। अब ये मैं यूजर को दे दूंगा, अब वो इन क्वेश्चन के आंसर मुझे देगा, फिल करके देगा। उसके बाद फिर मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा, एंड फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा, एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है अपने यहाँ पे वर्कशॉप। अब वर्कशॉप का मतलब क्या होता है आप समझते हो ना। वर्कशॉप मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, है ना, बातें होती हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो वही है ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप मीटिंग वगैरह होती है। तो स्टेक होल्डर यहाँ पे बैठेंगे, सारे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और जितनी भी नीड होंगी उसको कलेक्ट करेंगे। ये चीज यहाँ पे हो जाती है, तो वहां से भी मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे वो ऑब्जर्व
करेंगे कि भाई जो यूज़र है, अगर पुरानी कोई सी ऐसी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है तो यूज़र को मतलब क्या वो देखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, है ना, ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे उसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा अपना। फिर उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म है, मैनुअल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप वगैरह बनाते हैं, है ना, क्योंकि यूज़र से हमें क्या लेना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ेगा। अगर प्रोटोटाइप ही नहीं बनाएंगे तो उसको समझ में कैसे आएगा। ये हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें, है ना, किस तरीके से प्रोटोटाइप होता है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि यूनिट का नाम ही है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। पूरी बात होगी रिक्वायरमेंट पे, फेज 1 पे किस तरीके से यूज़र रिक्वायरमेंट दे रहा है, यही सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर यहाँ पे आपका है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका मतलब ये होता है अपन ओपन डिस्कशन करेंगे, ओपन डिस्कशन करेंगे और आराम से यहाँ पे देखेंगे, आइडियाज़ वगैरह लेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो रही हैं वो देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन सिंपल से यहाँ पे देखते हैं। और याद रखना ये जो टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नोट, नो सिंगल टेक्निक इज परफॉर्म, मतलब यहाँ पे एक सिंगल टेक्निक यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती, एक के साथ बहुत सारी होती हैं। मतलब मान लो मैंने ये 3 टेक्निक का यूज़ कर लिया, ये 3 टेक्निक का यूज़ किया अपनी किसी भी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो मैं पहले यहाँ पे इंटरव्यू लूँगा, मतलब आमने सामने बैठ के पूछेंगे, एक सीट दे दूंगा, वर्कशॉप अटेंड करूँगा, मतलब वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे, तो ऐसे करके अपन बनाते हैं। होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि रिक्वायरमेंट सोर्स एंड यहाँ पे एलिसिटेशन टेक्निक होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। अब देखो सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये जो मॉडलिंग लिखा हुआ है इसका मतलब होता क्या है, ये मॉडलिंग आखिर है क्या। तो सिंपल सा समझो, जो अपना यहाँ पे मॉडलिंग है इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई सा भी आपको यहाँ पे मैप बनाना है, ठीक है, मैप बनाना है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाना है, किसी भी जो आपका जैसे सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसको समझने के लिए, है ना, पहले ही हम उसकी सारी चीज़ें समझ लें कि एक्चुअल में ये कैसे होगा, क्योंकि बनने के बाद तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, अगर कोई सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम पहले ही समझ आते। तो मैपिंग क्या है, मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग मतलब मैप बनाना या फिर डायग्राम बनाना, जैसे हम जनरली ये यूज केस वगैरह डायग्राम बनाते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 2 तरीके से होता है यहाँ पे, एक होता है फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग और एक होता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। अब जो अपना फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग होता है ये क्या है, पहली बात वो समझो। यहाँ पे देखो ध्यान से कि फोकस इज ऑन फंक्शंस और प्रोसेस दैट द सिस्टम परफॉर्म, मतलब जो अपना सिस्टम है तो वो किस तरीके से, क्या उसके फंक्शन होंगे, क्या मतलब वो काम करेगा। सिंपल फंक्शन मतलब वर्क, है ना, क्या काम करेगा वो चीज़ यहाँ पे फंक्शन बताता है। ये सिंपल है। डाटा किस तरीके से फ्लो करेगा, उसमें कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पे है फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये लिखा भी हो, डाटा मूव्स फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डाटा मूव करता है ना। सो वो चीज़ यहाँ पे बताता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच को ये फॉलो करता है। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, ध्यान से समझो। टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब ये होता है, पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल यहाँ पे पूरे मैप को देखते हैं। पूरे मैप को मतलब जैसे मान लो, थोड़ा सा यहाँ पे समझो, नीचे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो मैंने एक मैप बनाया, ये मैंने मैप बनाया है, ठीक है। अब मैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो मेरा यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ भी कुछ चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक चीज़ पे जूम करूँगा, मतलब अब सिर्फ मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा, फिर इस सिंगल इस चीज़ पे फोकस करूँगा, फिर सिंगल इस चीज़ पे, फिर इस चीज़ पे। पहले ओवरऑल मैप देखेंगे अपन, फिर उसके अंदर जूम करेंगे एक एक लोकेशन पे, मतलब पहले पूरा सिस्टम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक एक चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल सिस्टम पे हम मेन फोकस करते हैं। क्लियर इतनी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे देखो, सिस्टम इज सीन एज अ सेट ऑफ टास्क, मतलब ये क्या करता है, यहाँ पे एक एक सेट के, मतलब एक एक टास्क को यहाँ पे एज अ सेट मानता है और उसको देखता है एक साथ, ठीक है। सो सिस्टम है और वो क्या करेगा, एक साथ यहाँ पे ये जो, जैसे मान लो ये है मेरी कोई सी यहाँ पे ये फंक्शन है, अब इसको एक साथ देखेगा, इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना उस पे यहाँ पे फोकस करेगा, ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसका डाटा फ्लो होगा, ये सारी चीजें वो देखता है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम, अब डाटा फ्लो डायग्राम आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, किसके अंदर, फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम आराम से आप लिख सकते हो।
सो इसको शॉर्ट में बोलते हैं DFD। अब क्या होता है डाटा फ्लो डायग्राम, ये है किसका, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का है ना। और भी बहुत सारी चीजों का होता है बट अपन ने यहाँ पे एक लिया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसमें क्या, सबसे पहले इनपुट। अब इनपुट में यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी, जो भी यूजर है, मान लो एक स्टूडेंट है, कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे अपनी आईडी बनाई, लॉगिन किया इसमें, है ना। तो यहाँ पे उसने डेटा दिया, वो इनपुट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर प्रोसेस होगी, प्रोसेस के अंदर यहाँ पे चेक होगा। मान लो यूजर ने बोला कि मुझे भाई कोई सी इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, उसने बोला मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या यहाँ पे इंग्लिश की बुक अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आउटपुट मिलेगा उसको, अवेलेबल है या फिर नहीं, तो यस या फिर नो, दोनों में से एक ना एक चीज उसको मिलेगी। सो यही चीज यहाँ पे अपना हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के बारे में। सो ये है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। अब इसमें किस चीज पे फोकस करता है, इसमें फोकस करता है उसके अंदर जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो एक एक चीज होती है उसके अंदर उस पर फोकस करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उस पर फोकस किया जाता है। और अभी रियल टाइम में, मतलब आज के टाइम पे अभी मैक्सिमम जगह पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग ही यूज होती है ना। सो अब किस तरीके से होती है वो अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्लास एंड देयर रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे किस चीज पे फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पे, क्लास पे और इसके रिलेशनशिप पे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उस पे फोकस होता है ना। उसके अलावा यहाँ पे डाटा इज टाइड टू द ऑब्जेक्ट, लाइक क्या होता है, देखो डाटा यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, और कैसे वो वर्क कर रहा है वो चीज यहाँ पे मेन फोकस होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है। देखो मैंने अभी आपसे बोला कि जो मेरा फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग है इसमें कौन सी अप्रोच होती है, टॉप डाउन। इसमें होती है यहाँ पे बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है पहले अपन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल मैप पे फोकस करते हैं, पूरे मैप पे एक साथ फोकस करते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले मैप पे फोकस करते हैं, फिर छोटे छोटे उसके अंदर जूम करके, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें हैं उस पर फोकस करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। अब उसके अलावा यहाँ पे देखो सिस्टम इज सीन एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन एक साथ देखता है ना। सो सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो एग्जांपल है, एक है अपना यूज केस डायग्राम, दूसरा है अपना क्लास डायग्राम। सो अब दोनों यहाँ पे सिंपल से लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ही हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यूज केस डायग्राम, तो इसके अंदर यहाँ पे ये यूजर है, यहाँ पे अपना लाइब्रेरियन है। अब यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पे यूजर यहाँ पे सिंपल सा बुक सर्च कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई भी इशू है वो कर सकता है यहाँ पे, जैसे मान लो बुक में इशू है या फिर उसको रिटर्न करना है या फिर दूसरी एक्सचेंज करना है तो वो चीज़ कर सकता है। यहाँ पे रिटर्न वगैरह करना है, ठीक है, वो चीज़ कर सकता है। रिजर्व बुक यहाँ पे वो रिजर्व भी कर सकता है ना, कि ये बुक मुझे पढ़नी है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे पे फाइन, मतलब अगर उसने यहाँ पे बुक खराब कर दी, गुम गई या फिर कुछ हो गया तो फाइन वगैरह भी देना पड़ेगा उसको। जो लाइब्रेरियन है ना, जो लाइब्रेरी में होता है सेम उसके साथ भी है यहाँ पे, अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो उसको भी फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे वो भी यहाँ पे रिटर्न कर सकता है बुक, मतलब वो भी पढ़ सकता है ना, यहाँ पे कोई सा भी इशू है और यहाँ पे सर्च कर सकता है वो भी बुक, ठीक है। सो इस तरीके से लाइब्रेरी मैनेजमेंट का अपना डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है क्लास डायग्राम, ठीक है। अब क्लास डायग्राम समझो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है इशू। तो ये क्या है अपने अलग अलग चीजें हैं, ये बुक क्लास है, ये क्या है बुक क्लास है, यहाँ पे ये मेंबर क्लास है, ये अपना क्या है यहाँ पे इशू क्लास है। सो अब बुक क्लास के अंदर यहाँ पे जो चीजें लिखी है ना, ये देखो क्या लिखा है, माइनस बुक आईडी, माइनस यहाँ पे टाइटल, माइनस ऑथर और माइनस स्टेटस। तो ये क्या है अपने वेरिएबल्स है ना, ये क्या है वेरिएबल्स हैं, राइट। और उसके जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है ना, प्लस ऐड बुक, प्लस यहाँ पे अपडेट बुक, प्लस यहाँ पे डिलीट बुक, ये आपकी क्या है, ये मेथड्स है या फिर फंक्शन है, ये क्या है फंक्शंस है। सेम ऐसे दो इन सब में भी वही सेम चीज है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दो चीजें यहाँ पे कि जो आपका प्लस और माइनस लगा हुआ है, ये प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, पहली बात वो समझते हैं। इसका मतलब होता है अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ये चीज पब्लिकली है, मतलब कोई भी यहाँ पे इसको देख सकता है, बाहर वाला भी एक्सेस कर सकता है ना, क्लास के बाहर वाला भी एक्सेस कर सकता है इसको, तो ये पब्लिकली है। तो यहाँ पे अगर बुक को ऐड करना है यहाँ पे तो कोई भी देख सकता है, कोई भी कर सकता है, अपडेट करना है कोई भी कर सकता है, डिलीट करना है बुक को तो कोई भी कर सकता है। बट यहाँ पे जहां माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये चीज क्या है, ये चीज या तो अपनी प्राइवेट है ना, या फिर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, राइट, प्रोटेक्टेड।
तो दो चीजें होती है, प्राइवेट और प्रोटेक्ट, मतलब कोई बाहर वाला बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। बुक की आईडी है, कोई भी नहीं देख पाएगा ऐसे रैंडमली, है ना, अगर वो वहाँ पे रजिस्टर नहीं है या फिर वहाँ पे उसी के अंदर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑथर वगैरह का नेम है तो ये भी हर कोई नहीं देख पाएगा, किसी को बुक थोड़ी दे देंगे। यहाँ पे स्टेटस वगैरह कोई नहीं देख पाएगा। सेम यहाँ पे मेंबर है तो मेंबर की आईडी, मेंबर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये चीजें पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ना। इसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो उसके अंडर में काम करता है, मतलब जो क्लास का ही मेंबर है यहाँ पे, वही काम कर पाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे जैसे ये रजिस्टर, यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट इन्फो, है ना, डिलीट मेंबर, तो ये सारे काम पब्लिकली हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है, कोई देख सकता है यहाँ पे, राइट। सेम यहाँ पे इशू की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपना है मतलब इशू आईडी, फिर इशू डेट, रिटर्न डेट और फाइन, ये चीजें भी हर कोई नहीं देख पाएगा। सो ये क्या है, अपना क्लास डायग्राम कहलाता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ज्यादातर डिफरेंस तो आपको अभी पता चल गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो ध्यान से सुनो, आराम से आप लोग याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात, फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग है, किस चीज पे फोकस करेगा, फंक्शन पे, प्रोसेस पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है, किस चीज पे फोकस करेगी, ऑब्जेक्ट पे, क्लासेस पे और उसके रिलेशनशिप पे, ठीक है। पहली चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और यहाँ पे ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। जैसा मैंने बताया था, ये टॉप डाउन मतलब पहले ओवरऑल पूरे मैप को देखता है ना, फिर उसके अंदर जाके फिर एक एक चीज पे फोकस करता है। और यहाँ पे बॉटम डाउन का मतलब होता है पहले एक एक चीज पे फोकस किया जाता है, फिर यहाँ पे ओवरऑल पूरा मैप देखा जाता है। फिर यहाँ पे ये मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, फंक्शन और प्रोसेस, जिस चीज पे फोकस करता है वो मेन एलिमेंट्स है इसमें। और यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये किस पे फोकस करेगा, सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे फोकस करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डेटा हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा मूव होता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, और यहाँ पे क्या होता है, टाइड होता है विथ ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट के साथ, टू द ऑब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे बात करें व्यू ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ टास्क को यहाँ पे देखा जाता है ना, सिस्टम इज अ सेट ऑफ टास्क टू बी डन। और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आ गया, इसमें सेट की बात होती है, इसमें पूरे कलेक्शन की बात होती है। बस दो चीजें आप याद रखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप बात करो अगर मॉडल यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे ये डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, है ना, फ्लो चार्ट, ये चीज होती है इसके अंदर। यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे इसमें यूज केस डायग्राम आ जाएगा, क्लास डायग्राम आ जाएगा, सीक्वेंस डायग्राम आ जाएगा, स्टेट डायग्राम आ जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा रीयूजेबिलिटी, तो इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है। रीयूजेबिलिटी क्या होती है, मतलब यहाँ पे कितना भरोसा हो सकता है, ठीक है, कितना अच्छे से वर्क कर सकता है। सो इसमें ज्यादा हाई है, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे चेंजेस की बात करें, मॉडिफिकेशन, तो इसमें टफ होता है, इसमें इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आराम से चेंजेस हो जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे वेस्ट फॉर, ये सिंपल सा वेस्ट है स्मॉल एंड सिंपल सिस्टम के लिए या फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए। और ये किसके लिए बेस्ट है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो पेरोल सिस्टम, फिर यहाँ पे सिंपल इन्वेंटरी सिस्टम, तो इसके लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे इसमें हो जाएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एटीएम सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूज केस मॉडलिंग के बारे में। अब ये यूज केस मॉडलिंग क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और आता भी है ना। सो देखो सिंपल से समझो यूज केस मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग जैसे मैंने बताया, मैप होता है एक या फिर एक डायग्राम होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, सिस्टम को यहाँ पे पहले ही बना लेते हैं कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे वो दिखेगा, है ना, क्या क्या यूजर्स कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा, वही चीज है। तो यहाँ पे यूज केस मॉडलिंग भी यही है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ। सो यहाँ पे देखो यूज केस मॉडलिंग, सो हाउ यूजर्स मतलब एक्टर्स, यूजर्स को एक्टर्स भी बोलते हैं, इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू अचीव सम गोल्स, राइट। कुछ भी यहाँ पे अचीव करने के लिए जो सिस्टम, जो यूजर है वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वही क्या है, यूज केस मॉडलिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहला की पॉइंट्स यहाँ पे कि इट इज अ बिहेवियर मॉडल्स, ये क्या है, एक बिहेवियर मॉडल होता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो इट्स सो व्हाट द सिस्टम डज फ्रॉम द यूजर पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब देखो
यूजर सिर्फ वो चीजें देख सकता है जो यहाँ पे उसको सामने दिखानी है अपन को, मतलब जो यूआई होता है ना, यूजर इंटरफेस, सिर्फ उसको वही दिखेगा। बाकी बैकएंड में क्या काम चल रहा है एप्लीकेशन में या फिर अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें, तो वो चीजें यूजर को नहीं दिखेंगी, है ना। ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे है मेन एलिमेंट्स आर, उसमें एक्टर मेन एलिमेंट्स होता है, यूज केस और यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री, ये तीन चीजें मेन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सो यहाँ पे समझो सबसे पहले एक्टर क्या होता है। एक्टर होता है यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर और अनदर सिस्टम। अब देखो या तो यूजर हो सकता है या फिर कोई और सिस्टम भी हो सकता है जो उसको यूज कर रहा है ना। पहले वाले सिस्टम को कोई अनदर सिस्टम यूज कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्टर हो जाएगा। एक्टर को अपन इस तरीके से बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से अपन एक्टर बनाते हैं, है ना। यहाँ पे क्लियर है, सो अपना एक्टर हो गया। फिर यहाँ पे यूज केस। अब देखो यूज केस क्या है, अ फंक्शन और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, मतलब वो सर्विस वो फंक्शन जो सिस्टम प्रोवाइड करता है वो क्या है, यूज केस है। यूज केस में इस तरीके से अपन इसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं ना वो यूज केस के अंदर आती है। फिर यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री, सो द बॉक्स शोइंग द स्कोप ऑफ द सिस्टम, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर सारी चीजें रहती हैं, मतलब यूजर भी रहता है, एक्टर भी रहता है ना, सारी चीजें रहती है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है अपना एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन होता है एक्टर और यहाँ पे यूज केस के बीच में, ठीक है। वो क्या कहलाता है, एसोसिएशन कहलाता है, जिसको अपन यहाँ पे लाइनिंग से जोड़ते हैं, इस तरीके से लाइनिंग से जोड़ते हैं, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ये देखो यहाँ पे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये सिस्टम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। ये जो बॉक्स है ना, ये जो मैंने बताया था सिस्टम की बाउंड्री, वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है, तो देखो किसको, एक्टर को जोड़ा है किससे, यहाँ पे यूज केस से, तो ये क्या है, एसोसिएशन है ना। फिर इसके अंदर जो आपको यूज केस दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे ये सिंपल सी अपनी यहाँ पे फंक्शन है जो भी यहाँ पे वर्क हो रहा है ना। इस तरीके से तीन मेन चीज रहती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नीचे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है ना। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, देखो समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रिलेशन इन यूज केस डायग्राम। क्या क्या रिलेशन होते हैं, सबसे पहला यहाँ पे होता है इंक्लूड। तो अपन इस तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे इंक्लूड। ये अब ये इंक्लूड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, मतलब सिंपल सा समझो, मैंडेटरी पार्ट ऑफ यूज केस, मतलब यूज केस जो होता है ना उसका एक मैंडेटरी ये पार्ट होता है। कौन सा, इंक्लूड। मतलब यहाँ पे जैसे देखो, मान लो यहाँ पे देखो किसी को बुक इशू करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मेंबर चेक करेंगे कि मतलब भाई वो मेंबर है या फिर नहीं है, तब तो इशू कर पाएगा। तो उसके बीच में ये अपन यहाँ पे इंक्लूड लगाएंगे। तो ये मैंडेटरी है भाई, बुक इशू तो हर कोई करता है ना, तो उसके बीच में अपन इसका यूज करेंगे। उसके अलावा है यहाँ पे एक्सटेंड। अब एक्सटेंड में अपन देखो इस तरीके से बनाते हैं, ये एंगल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे बीच में लिखते हैं एक्सटेंड, ये एक्सटेंड होता है। अब ये ऑप्शनल होता है, कैसे, जैसे मान लो आपको फाइन पे करना है। अब फाइन पे आप कब करोगे, मतलब आपको यहाँ पे फाइन देना है तो जब ही मतलब फाइन तब दोगे जब आपने यहाँ पे बुक वगैरह रिटर्न लेट की हो, गुम गई हो बुक या फिर कुछ हो गया हो। तो ऐसा तो नहीं हर एक मेंबर को ये देना पड़ता है फाइन, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, एडिशनल बिहेवियर है ये। सो ये सिंपल सा अपना इस तरीके से अपन लिखते हैं। फिर यहाँ पे जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, ये कॉमन बिहेवियर होता है मेंबर का। जैसे ये देखो, ये अपना मेंबर है ना, ये मेंबर है, ये लाइब्रेरियन है, इस तरीके से ये लाइन जुड़ी है। फिर यहाँ पे ऊपर एरो गया है, ये क्या है, एक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे एक कॉमन बिहेवियर होता है जनरलाइजेशन में, ठीक है। तो आप जनरली दो चीजें याद रखना, मैन, इंक्लूड और एक्सटेंड, वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे यहाँ पे बात करते हैं। ये देखो, ये एक यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है। सो मैंने एक से ज्यादा आपको एग्जाम्पल बताया ताकि सारी चीजें क्लियर हो। सो ये है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, है ना। अब इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले अपना बॉक्स बना हुआ है एक बड़ा, ठीक है, जो क्या है अपना यहाँ पे जो बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री सेट करता है। फिर यहाँ पे ये अपना देखो इस तरीके से ये बना है एसोसिएशन, राइट। देन अपना एक्टर बना हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, कस्टमर है, ये यहाँ पे एडमिन है अपना। फिर यहाँ पे ये सारी क्या है, यूज केस है, इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, यूज केस है। इसके अंदर जो है वो फंक्शन है। तो यहाँ पे रजिस्टर, लॉग इन, तो ये देखो यूजर रजिस्टर कर सकता है जो कस्टमर है, लॉग इन भी कर सकता है एक बार रजिस्टर हो गया तो। फिर यहाँ पे ये क्या है, ब्राउज प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे ये एडमिन प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है। फिर यहाँ पे ये यूजर भी कर सकता है। फिर यहाँ पे यूजर तो सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, यूजर ऐड कर सकता है कार्ट को। फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, यूजर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट, यूजर क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। देन यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर, तो ये यूजर भी ट्रैक कर सकता है और यहाँ पे एडमिन भी कर सकता है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखो बेनिफिट्स क्या क्या है,
सो देखो सबसे पहले यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजर्स एंड डेवलपर, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी होता है ना। उसके अलावा यहाँ पे हेल्प्स इन रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन, देन उसके बाद हेल्प्स इन सिस्टम प्लानिंग एंड टेस्टिंग। तो क्लियर है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे देखो सिंबल्स वगैरह कौन कौन से इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले ये एक्टर का सिंबल यूज होता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। देन इसके बाद यूज केस, तो यूज केस में ये इस तरीके से बनाते हैं अपन। फिर यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री, तो ये इस तरीके से बनता है। एसोसिएशन, तो ये इस तरीके से बनता है, मैंने बता दिया आपको, है ना। फिर यहाँ पे टाइप्स की बात करें, एक्टर के टाइप्स की, तो एक्टर दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टर, एक होता है सेकेंडरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर वो है जो डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टम को यूज कर सकता है ना। और जो सेकेंडरी एक्टर है वो होता है जो यहाँ पे सर्विस यूज कर सकता है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऊपर देखो, ये कस्टमर है और यहाँ पे एडमिन है। तो ये क्या है अपना, ये प्राइमरी एक्टर है और ये सेकेंडरी एक्टर है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपना यहाँ पे यूज केस मॉडलिंग क्या होती है, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं SRS के बारे में, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब ये थोड़ा सा आपको हो सकता है छोटा छोटा दिख रहा हो, बट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात, SRS है क्या भाई। देखो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है सारी चीज़ों में, कि अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर यहाँ पे यूज़ केस वगैरह क्या है, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब ये SRS अलग से क्या बोला है भाई। तो SRS मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, डॉक्यूमेंट है ना। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट्स है। मतलब एक समझो इस तरीके से, एक फाइल बनी है मान लो, है ना। फाइल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई यूज़र को किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, क्या क्या नीड होंगी, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस हिसाब से क्या चीज़ बनेगी, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये फाइनल अपना एक डॉक्यूमेंट्स होता है, फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको देखकर कंपनी फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। समझ गए। SRS क्या है, एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर जो कंपनी होती है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, इसी को फॉलो करेगी वो, ठीक है। पहले तो उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली अलग अलग जगह से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से, बट अब क्या होगा, उसके पास एक चीज आ चुकी है जो उसने खुद बनाई है। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक जगह उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें उसने हर एक चीज लिख ली है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या उसके यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड करना, मतलब सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। अब उसी को फॉलो करेगी, बस ये है SRS। सिंपल, आपको समझ में आ गया, है ना। अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखना वो थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले बात यहाँ पे डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो SRS होता क्या है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे होती है। देखो SRS इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम इन अ क्लियर कंप्लीट एंड स्ट्रक्चर्ड वे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसमें, हर एक चीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे एक एग्रीमेंट हो, किस किस के बीच में, यूजर और यहाँ पे डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट की तरह ये काम करता है ना। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है, ये अपना यहाँ पे फाइनल आउटपुट होता है ना। फाइनल यहाँ पे रिक्वायरमेंट का आउटपुट होता है, अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब ये लास्ट है, इसके बाद हम फाइनल अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, है ना। देन उसके बाद ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है ये, किसके बीच में, कस्टमर और यहाँ पे डेवलपर के बीच में। जो डेवलपर बना रहा है, कस्टमर जिसको यहाँ पे बनवाना है, तो उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि भाई इसमें जो चीज़ें लिखी है अब मैं वही करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। सब उसने जान लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके आगे कुछ नहीं करेगा, ये होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। हर एक चीज़ के लिए ये यही यूज़ होगा, है ना। कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है उसका, कैसे टेस्ट करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, हर चीज़ के लिए यही यूज़ होगा। अब एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको यहाँ पे आपको बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ गुड SRS की, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बढ़िया तरीके से उसकी आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी। सबसे पहली बात करेक्टनेस, मतलब करेक्ट होना चाहिए, है ना। जो भी चीज़ उसमें लिखी है सब सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंप्लीट, पूरा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, हर एक चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए उसके अंदर। फिर यहाँ पे एक चीज़ है अपनी अनएम्बिगुअस। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली वन मीनिंग निकलना चाहिए भाई, जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है, जो भी चीज़ है ओनली वन मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए उसके, है ना।
अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट, मतलब यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए रिक्वायरमेंट। मतलब मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे जो भी सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑफलाइन चल सकता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट बोल रही है कि वो सिर्फ ऑनलाइन चलेगा। तो ये अलग अलग चीजें हो गई ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना दो चीजें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वेरीफेबल, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि अगर कोई सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो बाद में आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर यहाँ पे वेरीफेबल नहीं है, मतलब अपन यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मॉडिफेबल, इसका मतलब होता है मॉडिफाई इजीली हो जाना चाहिए, है ना, जो भी चीज हमें करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का मतलब होता है स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पे ट्रेस हो सके, सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से देखी जा सके, ठीक है। ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड एसआरएस की। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो इस तरीके से, जैसे इशू बुक यूज केस डायग्राम है यहाँ पे, तो उसकी अपन ने सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करके रखी हुई है। जैसे एक्टर रहेगा, यूज केस होगा, फिर डिस्क्रिप्शन होगा, फिर यहाँ पे प्री कंडीशन होगी, मैन फ्लो होगा, है ना, पोस्ट कंडीशन। ये एग्जाम्पल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंटेंट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट्स। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। पहली बात इंट्रोडक्शन होता है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है, सिस्टम के फीचर्स होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स होती है ना। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स होती है, मतलब जो कंडीशंस वगैरह होती हैं सारी, है ना। फिर यहाँ पे देखो असम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज, देन उसके बाद डाटा रिक्वायरमेंट्स, फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपेंडाइसिस रेफरेंस, राइट। तो इतनी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। आप देखो आपको सारी चीजें मुझे नहीं लगता याद होंगी, है ना। तो आप लोग क्या याद रख लेना, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, सिस्टम के फीचर्स, फंक्शनैलिटी मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस, और यहाँ पे आप डाटा रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इतनी चीजें याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये भी याद रख लेना। तो आपको यहाँ पे आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंपोर्टेंस ऑफ एसआरएस। सो अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, देखो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसकी कि प्रोवाइड क्लियर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अपन आराम से समझ सकते हैं अगर अपने पास डॉक्यूमेंट्स होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर यहाँ पे है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट है ना, बिटवीन यूजर एंड डेवलपर या फिर कस्टमर एंड डेवलपर, राइट। देन उसके बाद अपना हो जाएगा यूज्ड एज अ बेस लाइन फॉर प्रोजेक्ट, तो बेस लाइन की तरह काम करता है ना। फिर यहाँ पे हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, तो यहाँ पे टेस्टिंग और वैलिडेशन में हेल्प करता है। तो ये अपना एसआरएस है। कुल मिला के आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एसआरएस क्या होता है। यहाँ पे टॉपिक है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब ध्यान से समझना, जो अपना रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है ये क्या करता है। देखो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का मतलब होता है ये फाइनल यहाँ पे चेकिंग करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे चेकिंग। चेकिंग किस चीज की करेगा, जो आपने एसआरएस बनाया था ना, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया था, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया। अब ये एक बार चेक करता है, जिसको अपन बोलते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। ध्यान से सुनते जाना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में क्या चेक करेगा, इसमें बहुत सारी चीजें चेक करता है। क्या क्या चेक करता है, ये चेक करता है भाई ये करेक्ट है या फिर नहीं, कंप्लीट है या फिर नहीं, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, फिजिबल है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें चेक करेगा, है ना। मतलब कौन चेक करेगा, भाई अपन ही चेक करते, जो डेवलपर होता है वही चेक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो चेक की जाती है कि भाई फाइनल यहाँ पे सारी चीजें कंफर्म है या फिर नहीं है। देन उसके बाद अपन आगे वाले स्टेप पे मूव करेंगे, है ना। ये सारी चीजें चेक होती है। तो आप ध्यान से देखो क्या क्या चीजें चेक होती है, कैसे चेक होती है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आराम से समझो, लोड नहीं लेना, ठीक है, आराम से समझो, प्रेशर नहीं लेना। एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझती जानी है, ठीक है। मैं जितना ज़्यादा इजी हो सकता उतना करने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे होता है वाई वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट। वैलिडेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखो सबसे पहला है हेल्प्स टू फाइंड एरर्स अर्ली। मतलब यहाँ पे ये हेल्प करता है एरर्स को बहुत ही जल्दी यहाँ पे फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अवॉइड रिवर्क एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब यहाँ पे भाई रिवर्क मतलब बाद में फिर से काम ना करना पड़े, एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बढ़े, है ना, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंश्योर दैट राइट सिस्टम इज बिल्ड। भाई सही सिस्टम बनना चाहिए। पता चला हमने डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाया, रिक्वायरमेंट्स कुछ थी, बनाना कुछ था, बन कुछ गया,
है ना। हमें बनानी थी एक एप्लीकेशन जिसमें यहाँ पे क्या हो सके, हमारी पढ़ाई और इजी हो सके। एक एप्लीकेशन बन गई जिसमें पढ़ाई और टफ हो गई, तो गलत बन गया ना। तो गलत क्यों बना, क्योंकि रिक्वायरमेंट गलत थी। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजेस कस्टमर एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे कस्टमर और यूजर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज यहाँ पे चेक होती है ना, कौन कौन सी चीज चेक होती है। सबसे पहले करेक्ट है या फिर नहीं है, कंप्लीट है या फिर नहीं है, वो चेक होता है। कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, जैसे मैंने बोला था अनएम्बिगियस, मतलब यहाँ पे ओनली वन मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। सो वो चीज है। फिर यहाँ पे फिजिबल है या फिर नहीं है ना। देन उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइबल है या फिर नहीं। वेरीफाइबल मतलब एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मान लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने बोला कि ऑनलाइन चल सकता है, ऑनलाइन चल सकता है, एक कंडीशन मैंने लिखी। फिर वहीं पे दूसरी ये और रिक्वायरमेंट है कि ये सिर्फ ऑफलाइन चलेगा, है ना, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे ये मतलब ऐसे क्या नहीं होना चाहिए, अपना क्रॉस नहीं होना चाहिए कि एक कंडीशन कुछ बोल रही दूसरी कुछ बोल रही है। तो ये चीज़ है, उसको चेक करेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे नेसेसरी, जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, एक्चुअल में ज़रूरी है उसको ही रखना, फालतू चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं उसको क्यों करना। फिर यहाँ पे प्रियोरिटाइज, मतलब यहाँ पे भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, है ना। वो दिया है या फिर नहीं दिया है तो उसको अपन फर्स्ट पे रखेंगे, वो चेक करेगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ यहाँ पे टेक्निक्स हैं, है ना, जिसमें अपन यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन को चेक करते हैं। सो टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सबसे पहले यहाँ पे टेक्निक्स है रिव्यू। तो यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, मतलब यहाँ पे पूरी टीम एक रिव्यू करती है उसको, जो भी अपनी यहाँ पे एसआरएस की जो फाइल है उसको रिव्यू करती है, और उसमें मिस्टेक्स वगैरह अगर होंगी तो उसको फाइंड करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉक थ्रू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है टीम वगैरह से, है ना। एक्सप्लेन किया जाता है जो भी ऑथर वगैरह होता है उसका, राइट। तो वहाँ पे देखा जाता है। दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग, मतलब जो रिक्वायरमेंट दी है उसके बेसिस पे एक स्मॉल मॉडल बनाया जाता है, और अगर वो स्मॉल मॉडल सही है एक बार चेक किया जाता है। अगर सही मॉडल बन गया मतलब करेक्ट है वो, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट्स है। देन उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है टेस्ट केस डेरिवेशन, मतलब यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाया जाता है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगर टेस्ट केस अपना यहाँ पे सही बन गया, है ना, इसका मतलब रिक्वायरमेंट सही है। और अगर टेस्ट केस यहाँ पे गलत क्रिएट हो गया मतलब रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग है अपनी। देन उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे यूजर वैलिडेशन। यूजर वैलिडेशन मतलब यहाँ पे कि यूजर को दिखाया जाता है भाई फाइनल आप एक बार देख लो कि ये सही है या फिर नहीं है, मतलब कंफर्म किया जाता है, कंफर्मेशन। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे लास्ट देखो वैलिडेशन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट हो गई। दूसरे नंबर पे क्या होगा, वैलिडेट, मतलब यहाँ पे यूजिंग जो टेक्निक्स अभी ऊपर ऊपर बताई ना मैंने आपको, है ना, उन टेक्निक्स का यूज करके, ये जो आपको मैंने अभी दिखाई, रिव्यू, वॉक थ्रो, फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप, टेस्ट केस डेरिवेशन, फिर यहाँ पे यहाँ पे वैलिडेशन, यूजर वैलिडेशन, ये सारी, है ना। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या होगा, फिक्स इशू, जो भी इशू होंगे उसको फिक्स किया जाएगा। फाइनल यहाँ पे लास्ट पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपनी प्रोसेस रहती है। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का। सो इस तरीके से होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं ट्रेसेबिलिटी, और ये लास्ट टॉपिक है। ट्रेसेबिलिटी क्या है, देखो ध्यान से सुनो। ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये होता है शुरू से लेके लास्ट तक अपन पूरे जो अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया है ना उसको ट्रेस करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। कैसे ट्रैक करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपन ट्रैक करते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। उसके अंदर सारी चीजें लिखते हैं ताकि अपन को पता चल सके कि अगर किसी पार्ट की वजह से, किसी रिक्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ इशू हुआ है तो वो लास्ट में उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। इसलिए अपन यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी का यूज करते हैं, है ना। सो सिंपल से यहाँ पे देखो, ट्रेसेबिलिटी इज द एबिलिटी टू ट्रेस आवर रिक्वायरमेंट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। सो सिंपल सा समझो, जैसे देखो अपन ने यहाँ पे मान लो कोडिंग की, ठीक है, कोडिंग की, इससे पहले अपन डिजाइन करते हैं, है ना, डिजाइन करते हैं, फिर यहाँ पे कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, ठीक है। अब ये जो अपना पार्ट है डिजाइन, कोड, यहाँ पे कोडिंग, फिर यहाँ पे टेस्टिंग, फिर यहाँ पे मेंटेनेंस। तो यहाँ पे ये अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ मतलब फॉरवर्ड, अगर मैं उल्टा आ रहा हूँ मतलब बैकवर्ड,
ये सेम चीज यहाँ पे मतलब इस तरीके से अपना रहता है जनरली, है ना। अब यहाँ पे देखो वाई ट्रेसेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। सो ट्रेसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्यों, तो सिंपल सा समझो, हेल्प्स टू सी हाउ रिक्वायरमेंट्स इज यूज्ड इन यहाँ पे डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग। तो सिंपल सा इसका काम है यहाँ पे, ये हेल्प्स करती है अपन को यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरीके से अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट यूज हो रही है डिजाइनिंग में, कोडिंग में, टेस्टिंग में, है ना, ये चीज है। उसके अलावा यहाँ पे हेल्प्स टू फाइंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज, उसकी वजह से क्या चेंज हुआ है वो चीज यहाँ पे देखने में हेल्प करती है अपन को, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे इंश्योर नथिंग इज मिसिंग, मतलब यहाँ पे नथिंग इज मिस्ड, मतलब यहाँ पे कोई सी चीज मिस तो नहीं है, ये चेक करती है अपनी कौन, ट्रेसेबिलिटी, है ना। सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या फिर नहीं चल रही, शुरू से लेकर लास्ट तक कौन चेक करता है, ट्रेसेबिलिटी, राइट। ट्रैक करती है पूरे प्रोजेक्ट को। यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, तो देखो ध्यान से, ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा होगा, छोटा छोटा, बट टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी क्या है, ये 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट में होता है फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, सेकंड में होता है बैकवर्ड, और अपना थर्ड होता है बाई डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी। सो यहाँ पे जो अपना फॉरवर्ड है, जो अपना फॉरवर्ड होता है, इसमें अपन जैसे मैंने बोला ना, पहला यहाँ पे जैसे मान लो अपना यहाँ पे डिजाइनिंग वाला पार्ट है, फिर यहाँ पे कोडिंग वाला पार्ट आ गया, फिर अपना टेस्ट वाला पार्ट आ गया, तो इस तरीके से अपन चेक करते हुए जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड हो गया, है ना। सेकंड होता है अपना यहाँ पे बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में मान लो अब उल्टा आ रहे हैं अपन, टेस्टिंग फिर कोड फिर यहाँ पे डिजाइन, तो वो अपना यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड हो गया। थर्ड होता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों डायरेक्शन में, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरीके से चेक करता है, तो वो अपना बाई डायरेक्शनल हो गया। इस तरीके से अपने टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ट्रेसेबिलिटी की मैट्रिक्स होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना। अब ये किस तरीके से बनी है, क्या है और क्यों बनी है, ये समझो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट आईडी है, तो रिक्वायरमेंट आईडी को अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, तो R1, R2, R3, R4 इस तरीके से मैंने लिखा है ना। सो R1 मतलब यूजर लॉगिन, फिर यहाँ पे जो अपना R2 है इसका मतलब होता है ट्रांसफर मनी, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है फिलहाल यहाँ। तो आपको सिंपल सा समझना है कि रिक्वायरमेंट आईडी में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे लॉग आउट हो गया यहाँ पे, फिर ठीक है यहाँ पे व्यू स्टेटस हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आएगा अपना डिजाइन मॉड्यूल, जिसको हम DM से शॉर्ट में बोलते हैं, तो डिजाइन मॉड्यूल 1, 2, 3, 1 इस तरीके से। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे भी 1 क्यों है, ये R1 और R4 में सेम सेम क्यों है डिजाइन मॉड्यूल, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आपने लॉगिन किया, जब आपने यूजर ने लॉगिन किया तो भी वही मॉड्यूल था, और जब लॉग आउट किया तो भी वही मॉड्यूल था, सेम मॉड्यूल का यूज हुआ है, उसका मतलब ये अगर सेम है तो। फिर यहाँ पे कोड मॉड्यूल, तो यहाँ पे देखो ये सेम है, ये सेम है, CM से इसको डिनोट करते हैं, मतलब कोड मॉड्यूल भी अपना सेम सेम यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर यहाँ पे क्या है, टेस्ट केस आईडी, तो टेस्ट केस आईडी इस तरीके से TC से लिखी गई है ना। फिर यहाँ पे टेस्ट किया तो ये टेस्ट स्टेटस यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरीके से अपनी मैट्रिक्स रहती है, सिंपल से आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर ये आता है ट्रेसेबिलिटी क्या होती है तो आप लोग लिख सकते हो, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पे ये सिंपल सा जो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है R। फिर यहाँ पे DM मतलब डिजाइन मॉड्यूल, ये CM क्या है, यहाँ पे कोड मॉड्यूल, TC क्या है, यहाँ पे टेस्ट केस। तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट चीज है अपनी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स है इजी इम्पैक्ट एनालिसिस व्हेन एनी रिक्वायरमेंट इज चेंज, मतलब अपन आराम से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मान लो देखो क्या है, सिंपल सा मान लो अपना ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कोई सा अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया है, अब मुझे इसमें यहाँ किसी पार्ट में चेंज करना है, तो अब इसकी वजह से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है, मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पड़ेगा यहाँ पड़ेगा यहाँ पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको ट्रेस किया है, पहले से सारी चीजें ट्रेस की है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉरवर्ड ट्रेस किया है, बैकवर्ड ट्रेस किया है। तो अगर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मुझे पता है इससे कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड हैं, तो वहाँ वहाँ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इसमें चेंज करता हूँ, डिजाइन मॉड्यूल 01 में चेंज करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे यूजर लॉगिन में भी चेंज होगा और यहाँ पे लॉग आउट में भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने ट्रेस कर रखा है उसको पहले से। ये सिंपल सा अपना होता है। फिर यहाँ पे है हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, राइट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग और ट्रैकिंग में हेल्प्स करता है। फिर यहाँ पे क्या है, सपोर्ट्स इन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट करता है वेरिफिकेशन में और वैलिडेशन में।
देन लास्ट है अपना हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी, राइट। तो क्वालिटी मेंटेनिंग में भी हेल्प्स करता है। इस तरीके से अपनी यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी खत्म होती है। एंड इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर किया यूनिट नंबर 2 रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।